नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव को रद्द कराने की मांग की है। सपा ने भाजपा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव को रद्द कराने की मांग की गई है। आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पारदर्शी नहीं था और इसीलिए इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव को रद्द कराने की मांग की गई है। सपा ने भाजपा पर लगाया है चुनाव धांधली का आरोप। चुनाव निष्पक्ष नहीं है और चुनाव में धांधली हुई है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। ये तमाम चीजें मेंशन करती हुई एक चिट्ठी आई है समाजवादी पार्टी की ओर से। सपा ने भाजपा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव में धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को यह चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें जिक्र किया गया है कि बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में गड़बड़ी की है, धांधली की है और यह आरोप वाला पत्र आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को यह चिट्ठी लिखी गई है। मेंशन ये किया गया है कि बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने यहां खुले तौर पर धांधली की है। कल राहुल गांधी के बयान के बाद आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को जातिवादी मानसिकता का बताया और कहा कि राहुल गांधी का दावा गलत है, वो राहुल के बयान का खंडन करती हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि कभी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। आपको यह भी बता दें कि कल राहुल गांधी ने मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप लगाया था। साथ में कहा था कि मायावती को कांचीराम या दलितों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, कल राहुल गांधी ने जो अपनी स्पीच में बातें कही थी, उस पर अब पलटवार मायावती का सामने आया है। खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। अब आपको मायावती का वो बयान सुनवाते हैं कि आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो किस तरीके से राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दी। माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। चलिए अब आपको दोनों बयान सुनवाते हैं कि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया था और मायावती ने उसका क्या जवाब दिया। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता।
तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। इधर मायावती के बयान पर कांग्रेस ने ट्वीट करके पलटवार किया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की एक तस्वीर पोस्ट करके लिखा है कि प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, तब प्रियंका गांधी जी ने उस परिवार के आंसू पोंछे, हाथ थामा। दलितों के साथ अन्याय पर मायावती जी की चुप्पी के कारण ही दलित समाज सवाल पूछ रहा है कि बहन जी उस वक्त कहां थी। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। अब प्रशासन ने IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का यह प्लॉट है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। सीओ सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की है। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। इसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। बाराबंकी में रेलवे विभाग के इंजीनियर से रंगदारी मांगने के मामले में गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह सहित उनके गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक का निर्माण करा रहे इंजीनियर्स ने रंगदारी को लेकर 3 दिन में राम स्नेही घाट कोतवाली में 2, वहीं दरियाबाग थाने में 1 केस दर्ज कराया गया है, जिसमें रंगदारी, लूट, छिनैती, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी शामिल है। और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई है। तो देखिए, यहां पर कार्रवाई बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लूटपाट, छिनैती के मामले में, रंगदारी के मामले में बाराबंकी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 शख्स को आप देख सकते हैं, इन्हें धर दबोचा है। बड़ी खबर मिल रही है। मेरठ सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कार में सवार 2 लोगों की भी जान गई है, यह भी खबर आ रही है। देखिए, मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हादसे में 4 लोगों की जान गई है। कार और बाइक की टक्कर में 4 लोगों के जान जाने की खबर मेरठ से आ रही है। बाइक पर सवार 2 लोग थे, उनकी जान गई है, और कार में भी सवार 2 शख्स थे, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थी, उनकी भी मौत की खबर मिल रही है। मेरठ से एक्सीडेंट की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, जहां बताया जा रहा है कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है।
बाइक पर 2 लोग सवार थे। कार में जो भी लोग सवार थे सभी की जान गई है इस हादसे में। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई है। कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बाइक पर 2 शख्स सवार थे, दोनों की मौत। मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही है। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस से परेशान आकर के ये बड़ा आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद के बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसा रखा है, संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही है। ये भी आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में वो हिंदू धर्म अपना लेंगे अगर ये प्रताड़ना बंद नहीं हुई तो सीएम योगी को ये चिट्ठी लिखी गई है। मुरादाबाद के थाना कटघर का ये पूरा मामला करने की वजह से हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज़, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनोई ले लें। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज़ भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना। वहीं एआईएमएम नेता मोहम्मद रुवेद साबिर की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुनिए आप। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कहीं पर भी। तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा, हम करेंगे फिर। कानपुर में पुलिस ने सेंट्रल बैंक के 9 लॉकर्स से जेवरात चोरी होने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार चल रहे बैंक के लॉकर इंचार्ज की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने 250 ग्राम वजन के जेवर भी बरामद कर लिए हैं, जबकि आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स अब खंगाली जा रही है। बैंक मैनेजर लॉकर इंचार्ज ने मिस्त्री और उसकी टीम के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर को खाली किया था। पुलिस ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री से पूछताछ की तो अभिलेखों की जांच की गई तो मामला खुलता चला गया। आपको बताएं कि बैंक लॉकर से 9 दिसंबर 2021 को चोरी की गई। सेंट्रल बैंक के फिलखाना शाखा के लंबे समय से उपयोग न होने के चलते 29 लॉकर तोड़े जाने थे। बैंक मैनेजर रामप्रसाद, लॉकर इंचार्ज शुभम मालवी ने इस प्रक्रिया के साथ लॉकर से चोरी की योजना भी बनाई। उन्होंने गोदरेज के लिए स्थानिक तौर पर काम करने वाली कंपनी पैन कमर्शियल के कर्मचारी प्रकाश चंद को अपने साथ मिलाया और निर्धारित समय पर लॉकर तोड़ने के लिए चंद प्रकाश और अपने भाई रमेश और साथी राकेश और करण राज को भी लेकर के आए। इन्होंने लंबे समय से बंद पड़े 20 ऐसे लॉकर्स जो उपयोग में हो रहे थे, वैसे भी 9 लॉकर्स इन्हें तोड़ दिया। इनमें रखे कीमती जेवरात लेकर भी उड़ चले। एक के बाद एक लॉकर से जेवर गायब होने लगे। 9 मामले सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मचा। आनन फानन में मामले की जांच बिठाई गई तो एसआईटी का गठन किया गया और मामले की जांच जब क्राइम ब्रांच को दी गई तब पुलिस ने बैंक मैनेजर रामप्रसाद, पैन कमर्शियल कंपनी के कर्मचारी चंद्रप्रकाश, उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी कस्टडी रिमांड मांगेगी। वहीं पुलिस फरार चल रहे लॉकर इंचार्ज शुभम मालवी एक अन्य की तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस की रडार पर वो भी ज्वेलर्स हैं जिन्होंने चोरी का माल खरीदा है। में 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जो रामप्रसाद उसके जो बैंक मैनेजर है, उसके चंद्र प्रकाश जो लॉकर ओपन करने वाला था, उसके 2 साथी करण और राकेश, इन 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और इनको हम कल जुडिशियल रिमांड में पेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी इनकी लेंगे और जितना सामान जो गया है उसकी हम लोग बरामदगी के प्रयास करेंगे। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन जारी कर रखा है। कैसे बदमाशों पर खाकी का कहर टूटा है, इसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आगरा की है। यहाँ के थाना एतमादपुर में मुठभेड़ में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामियों को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। यहाँ भी पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। तीसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बदमाश पर 5 जिलों में 23 मुकदमे दर्ज हैं।
तो देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने और किस तरीके से खाकी का कहर टूट पड़ा है इन तमाम नामजद अपराधियों के खिलाफ। देखिए कहीं कोई लंगड़ाते हुए चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत घायल करके मुठभेड़ में तमाम ऐसे अपराधी, इनकी धरपकड़ जारी है दिन रात। जहां देखिए 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है, 5,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है, 25,000 के 2 इनामी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के गोंडा में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस वजह से पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तार किए गए बदमाश की बात करें तो उस पर 25,000 का इनाम था। सलीम के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो देखिए बदमाशों की खैर नहीं है। किस तरीके से धरपकड़ चल रही है इसका अंदाजा आप लगाइए कि गो तस्कर से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश का नाम सलीम है जिसके पैर में गोली लगी है। जन आरोग्य मेले की सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने आरोग्य मेले की शुरुआत की जंगल कौड़िया पीएचसी से। यहां जन आरोग्य मेले की शुरुआत हुई। इसके साथ ही तमाम स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही जगह पर मुहैया कराई जाएंगी, ये उद्देश्य है। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वजह से इस अभियान को स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब इस अभियान से सभी को जोड़ा जाएगा, ये मौका सबको मिलेगा। सीएम ने कहा कि 40 साल में जो बीमारी खत्म नहीं हुई वो हमने 4 साल में खत्म कर दी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। ये सामूहिकता की ताकत है, अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है। जब आपस में मिलकर के हम किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ही रोचक होते हैं। आज प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है, आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फाइलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस पर बुलडोजर से भगवा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं यात्रा में बाइक भी शामिल रही। इस यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन जगह जगह भारी मात्रा में अलर्ट डिप्लॉयड रही। भगवा यात्रा अलीगढ़ के प्रमुख बाजारों से निकाली गई। अयोध्या में इस बार रामनवमी काफी खास हो रही है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से त्योहार सही तरीके से नहीं मना सके, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान राम को 2.5 क्विंटल पंजीरी, 5 क्विंटल बूंदी का भोग लगाया गया है। उनकी आरती उतारी गई है। लला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है, तो गोरखपुर में भी रामनवमी पर धूम है। इस मौके पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा कर रामलला को झूला भी झुलाया। इस दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पूरे समाज को
मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं, उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है, उसके साथ श्रद्धालुजन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। वहीं रामनवमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो कन्या पूजन के अलग अलग एंगल की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए कन्या पूजन की जो बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई। कमोबेश हर साल आती है गोरखपुर से। जब आप बात करते हैं इस मौके पर कन्या पूजन जरूर करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि कोरोना के बाद ये साल बहुत अहम हो जाता है, जहां खुद कन्याओं को भोग लगाते हैं, उनके पांव पखारते हैं, उन्हें तिलक लगा करके भोजन कराते हैं। और ये देखिए इस बार बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। अमूमन देखिए ये वो 5 तस्वीरें हैं कन्या पूजन की, जहां खुद सीएम योगी किस तरीके से छोटी छोटी कन्याओं के पांव पखार रहे हैं, कन्याओं की आरती किए हैं और कन्या पूजन के जो भी रीति रिवाज हैं, इन कन्याओं को बिठा करके भोजन कराना, उन्हें छोटे छोटे उपहार देना, चुनरी पहनाना, ये तमाम चीजें इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये अनुष्ठान बड़ा हुआ है क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से बड़े अनुष्ठान की तस्वीरें तो नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार इस अनुष्ठान में बहुत सारी कन्याओं को देख सकते हैं आप। और देखिए एक तस्वीर में आप देखिए कि बच्चियों में भी क्रेज है कि सेल्फी ले रही हैं, फोटो क्लिक कर रही हैं। उनके लिए भी ये यादगार है, जहां कन्या पूजन खुद सीएम ने अपने हाथों से किया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। इस दौरान धामी ने पहले कन्याओं की आरती उतारी, उन्हें भोजन कराया। इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने भी कन्याओं की आरती उतारी, भोजन कराया। तो देखिए सीएम धामी ने भी अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया। उनकी पत्नी गीता धामी कन्याओं की आरती उतार रही हैं। नन्ही नन्ही कन्याओं को चुनरी उड़ा करके, तिलक लगा करके, जो रिवाज होते हैं उसी के तहत ये तस्वीरें देहरादून से भी आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पत्नी गीता धामी हाथों से कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं, कन्याओं की आरती भी उतार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने भूत पताल में बने एक आश्रम का उद्घाटन किया है। भूपतवाला में इस आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भागवत कथा में भी सीएम धामी शामिल हुए हैं। तो हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे और भूपतवाला पहुंच करके आश्रम में एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आश्रम का उद्घाटन किया और किस तरीके से स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। हरिद्वार दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूपतवाला हरिद्वार में आश्रम का उद्घाटन करने इस बड़े मौके पर पहुंचे थे। किस तरीके से स्वागत सत्कार हुआ वहां पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बड़कोट के जंगलों में आग की खबर है, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जंगल में आग लगी है। आपको पता है चीड़ के पेड़ों में ये आग लगी है और अब बड़कोट के जंगलों में आग की खबर, ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
चीड़ के पेड़ों में सूखे पत्तों में आग की खबर। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जंगलों में आग की खबर। जगह जगह जंगलों के धधकने की खबर हम आपको लगातार बता रहे थे, लेकिन इसी बीच बड़कोट के जंगलों में भी आग की खबर सामने आई है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ये जो जंगल हैं उनमें आग लगी। बुझाने का काम कोशिश तस्वीरों से पता चल रहा है, लेकिन चीड़ के सूखे पत्तों की ये आग है और लगातार उत्तराखंड से जंगलों में आग की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। इसी कड़ी में देखिए यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास से ये तस्वीरें आई हैं।